नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोविड के 12,604 मामलों की हुई पुष्टि, संक्रमण की दर 12.5% से अधिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से लिया फीडबैक। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। और कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र और खराब सेहत वाले मजदूरों को मनरेगा में फिलहाल काम नहीं देने का फैसला किया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज एक बार फिर 12,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,03,28 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 12,604 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की दर 12.56% है, यानी 100 लोगों में से 12 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। आज सबसे अधिक पटना से 1,837 मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों की तुलना में ये संख्या अपेक्षाकृत कम है। वहीं गया से 769, पश्चिम चंपारण से 639, औरंगाबाद से 622, बेगूसराय से 611 और सारण से 543 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 94,275 है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आज देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,23,000 से अधिक कोविड संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो कल की तुलना में 30,000 कम है। वहीं इसी अवधि में 2,51,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। एक दिन में 2,700 से अधिक कोविड रोगियों की मौत हुई, जिससे इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,97,000 से अधिक हो गया है। वर्तमान में 28,82,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से कोरोना के वर्तमान हालातों और इससे निपटने के उपायों को लेकर चर्चा हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अलग अलग वार्ता कर संक्रमण की चेन को तोड़ने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इस चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के तहत टीका लेने वालों को पूर्व में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। बिना निबंधन के टीके नहीं दिए जाएंगे और इसके लिए टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से निबंधन करवा सकते हैं। राज्य में अब तक 67,46,734 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,08,50 लोगों को टीका लगाया गया। इधर देश भर में अब तक 14,52,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी है। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें।
हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है। सफाई का पूर्ण ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं और जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें और दूरी जरूर बना के रखें, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आप गए तो आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। पटना एम्स के चिकित्सकों ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। एम्स पटना के डीन डॉक्टर उमेश भदानी ने कहा कि हाल के अध्ययनों के अनुसार देश में कोरोना का पीक 15 मई के आसपास आने की आशंका है। इसे देखते हुए यदि संभव हो तो सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं तो क्षेत्रवार लॉकडाउन भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं एम्स पटना के ही डॉक्टर रवि कीर्ति ने 3 सप्ताह के लॉकडाउन की आवश्यकता जताई है। आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी कुसुमाकर दुबे का आज निधन हो गया। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद उनका दरभंगा में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी संवेदना जताई है। बेगूसराय सदर अस्पताल में आईसीयू, डायलिसिस, सीटी स्कैन और एचआरसीटी सुविधा शुरू हो गई है। इन सुविधाओं के शुरू होने से कोविड मरीजों के इलाज में भी सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन 500 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। पूर्णिया जिले में 15 मई तक शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रहेगी। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में अब आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी। वहीं शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। शेखपुरा जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में 1 दर्जन दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आज देश में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि वर्तमान संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय पीठ ने मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर सरकार से जवाब तलब किया। पीठ ने सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने गंभीर होती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, वैक्सीन के दामों में अंतर और 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी। कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का 14,000 वायल कल देर रात पटना पहुंचा। राज्य सरकार ने इस सुई की अस्पतालों के माध्यम से आपूर्ति करने का फैसला किया है। इसके लिए अस्पतालों को अपनी जरूरत राज्य के औषधि नियंत्रक को भेजनी होगी। इसके लिए मरीज का नाम, पता, आधार कार्ड, कोविड संक्रमित होने का प्रमाण पत्र और डॉक्टरी पुर्जा भी देना होगा। इधर सुई की 10,000 और वायल आज पटना पहुंच रही है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बनाए गए फ्लू कॉर्नर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सामान्य चिकित्सक भी अपने कार्यों के अतिरिक्त फ्लू कॉर्नर और कोविड वार्ड में अपनी सेवा देंगे। केंद्र सरकार ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से मौतों की वास्तविक संख्या छुपाने के लिए राज्यों पर दबाव दिया जा रहा है।
पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि कोविड-19 संबंधी सभी आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं और इस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं पीआईबी ने एक अन्य ट्वीट में उस दावे को खारिज किया है जिसमें कोविड को 5G टावर टेस्टिंग का दुष्परिणाम बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के मजदूरों को मनरेगा में फिलहाल काम नहीं देने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह एक तात्कालिक फैसला है। साथ ही खराब सेहत वाले मजदूरों को भी अभी काम नहीं दिए जाएंगे। विभाग ने सभी जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है। इसके लिए जीविका दीदियों की मदद लेने को कहा गया है। 25 मजदूरों पर एक जीविका दीदी की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही योजना के तहत काम कर रहे मजदूरों को सरकारी खर्च पर मास्क और साबुन देने को भी कहा गया है। प्रदेश भर का मौसम सामान्यतः शुष्क बना हुआ है और अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 29 अप्रैल से पूर्वी बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 29 अप्रैल से बिहार के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर शुष्क पश्चिमी हवा एवं नमी युक्त पूर्वी हवा का सम्मिश्रण होने का पूर्वानुमान है, जिस कारणवश आसमान में बादल छाए रहने, अधिकतम तापमान में हल्की कमी एवं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। एक दो जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का लक्ष्य 7 लाख टन निर्धारित किया है। पहले यह सांकेतिक रूप से 1 लाख टन निर्धारित किया गया था। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद के लिए 2285 पैक्स का चयन हुआ है, जिसमें 1135 पैक्स गेहूं की खरीद करने लगे हैं। शेष बचे पैक्स भी जल्द ही गेहूं की खरीद शुरू करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोविड के 12,604 मामलों की हुई पुष्टि। संक्रमण की दर 12.5% से अधिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से लिया फीडबैक। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। और कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र और खराब सेहत वाले मजदूरों को मनरेगा में फिलहाल काम नहीं देने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।